इसका मतलब ये होता है कि इसका प्रांत भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, और इसका सह प्रांत भी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जानते ना, 1 2 3 4 5। अब इसका पहले तो अपन को बताना है इसको एकेकी फलन, एकेकी फलन। तो एकेकी फलन कैसे बताते हैं, मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं इसको 1 1। ठीक है, माना हमने मान लिया कि फलन के दो मान माने बाई के मान बराबर है। ठीक है, जैसे जी होता है ना, ऐसे कल मैंने फलन के बारे में बताया था कि फलन क्या होता है, एक अवयव का संबंध एक से हो, ऐसे। तो ये इसको बोलते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं सह प्रांत। ठीक है, एकेकी का मतलब यह है कि यहाँ का इधर का एक अवयव इधर के एक अवयव से ही जुड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक अवयव की केवल एक ही प्रतिबिंब होगा उसका। ठीक है, तो fx1 बराबर fx2 का मानने का मतलब fx1 और fx2 काय में आएंगे, इसमें आएंगे, और x आएंगे इसमें। x के मान प्रांत से लिए जाते हैं और जो उत्तर निकलता है वो काय में आता है, सह प्रांत। ठीक है, तो ये हमने सह प्रांत के दो अवयव ले लिए जो कि आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और x1 x2 प्राकृत संख्या कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, fx1 का मतलब हो गया x1 स्क्वायर और इसका मतलब हो गया x2। ये है ना फलन, तो x की जगह x1 रख दिया और x की जगह x2 रख दिया। ठीक है, अब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बराबर 0 कर दिया, तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 बराबर 0। दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x1 प्लस x2 का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x1 और x2 दोनों क्या है, प्राकृत संख्या। भाई प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ शून्य नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या तो धन में रहती है, भाई धन की संख्याओं का योग शून्य हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इनमें से एक ऋण होगी तब शून्य होगा, हाँ जी हो सकता है। तो x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। अब x1 बराबर x2 क्या दर्शा रहा है कि अगर हमने y के दोनों मान बराबर लिए हैं तो x के भी दोनों मान बराबर होंगे, और अगर ये बराबर नहीं ले तो x1 x2 के भी मान बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक अवयव का उत्तर एक ही है, हर एक अवयव का उत्तर एक ही है। और इसका गणितीय मतलब इस फलन के अनुसार परिभाषा दे सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक प्रतिबिंब इनको x1 का प्रतिबिंब बोलते हैं। x1 का प्रतिबिंब fx1 और x2 का प्रतिबिंब fx2। अगर प्रतिबिंब बराबर है तो वो अवयव भी बराबर ही होंगे, अतः फलन एक ही है। ठीक है, बस, अतः फलन एक ही है। एक ही माने 1 1, एक का उत्तर एक से ही है, एक मान है तो एक ही उसका उत्तर है, दो नहीं है। हाँ, अगर सवाल एक हो दो उत्तर हो तो ऐसा तो फलन में हो नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है कि दो या दो से ज्यादा x के मानों का एक ही उत्तर हो, तो ये इन्होंने दर्शा दिया कि फलन एक ही है। अब लिखेंगे आच्छादक। चलो पहले इसका दूसरा भाग आच्छादक। आच्छादक को मतलब ऑन टू। ठीक है, ये तो इसको अगर अंग्रेजी में एक और शब्द बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। ये इंग्लिश की है, हालांकि ये है, सुनो, हिंदी में एक ही शब्द बोला जाएगा, एक ही और आच्छादक। हिंदी में शब्द बदल के नहीं आएगा, अंग्रेजी में बदल जाते हैं। 1 1 को इंजेक्टिव भी बोल देते हैं
और आच्छादक को ऑन टू भी या सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, सर्जेक्टिव का मतलब क्या बताया था मैंने कि ये प्रांत और ये सह प्रांत, सह प्रांत का कोई भी अवयव फ्री नहीं रहना चाहिए। सह प्रांत का कोई भी अवयव स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब वो किसी ना किसी एक प्रांत के किसी ना किसी एक अवयव से संबंधित होना चाहिए। क्लियर। अब फ्री नहीं रहेगा तो तुम्हें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत, इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत। अब प्रांत भी तुम्हारा प्राकृतिक संख्या है, सह प्रांत भी तुम्हारा प्राकृतिक संख्या है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया, तुम लोगों को जो पता है कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर, कल मैंने बताया था, प्रांत का मतलब होता है इसके संबंधित अवयवों का समुच्चय। सह प्रांत का मतलब होता है कि इधर वाले जितने भी अवयव हैं उनका सबका समुच्चय। और परिसर का मतलब है सह प्रांत के वो अवयवों का समुच्चय जो संबंधित है प्रांत से, प्रांत के। तो इसमें आच्छादक कब कहलाएगा, जब इसका प्रत्येक अवयव जुड़ा होगा किसी न किसी से। इसका मतलब क्या हो गया, प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या हो जाने चाहिए, बराबर बराबर, ठीक है। अब बराबर की सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, हर सवाल में तुम्हें बाई बराबर मानना पड़ेगा फलन को। क्या मानना पड़ेगा, एफ एक्स। फिर अपन एक्स का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। एक्स बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस वाई, है ना, अंडर रूट में, ठीक है। लेकिन एक्स का मान केवल क्या चलेगा, धनात्मक, ऋणात्मक तो चलेगा नहीं, प्राकृतिक संख्या धनात्मक ही है, ठीक है। तो एक्स बराबर केवल धन का चिन्ह लेंगे, और धन के चिन्ह में भी बाई क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बाई जीरो नहीं है तो तुम देख रहे हो यहां पर अगर अपन x का मान 1 रखेंगे तो बाई का मान 1 निकलेगा, x का मान 2 रखेंगे तो बाई का मान 4 निकलेगा, हैं? क्यों? अब ध्यान से सुनना इसे। जैसे यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग है, तो इसमें सब संख्याएं क्या आएंगी, अब अकल लगानी है। अब ध्यान से सुनना है, देखो यहां केवल y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बताया जाएगा। और अब सुनो ध्यान से बस कि यहां पर ये प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 का वर्ग तो 1 से जुड़ गया, 2 का वर्ग 4 से जुड़ गया। तुम देखोगे कि 2 किसी से नहीं जुड़ेगा। इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का वर्ग, उस संख्या का वर्ग करें वो 2 से जुड़े, तो वर्गमूल 2 होता, वर्गमूल 2 का वर्ग 2 होता। इस तो जो भी प्राकृत है, जो भी प्राकृत है, इसमें वर्गमूल 2 होगा नहीं। इसका मतलब इसके बहुत सारे अवयव क्या कम हो जाएंगे, छूट जाएंगे, क्योंकि ये तो वर्गमूल की संख्या बनेगी। तो बहुत सारे अवयव, क्लियर समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर एक भी अवयव छूट गया तो ये आच्छादक नहीं होगा, तो लिखेंगे इसलिए एफ एक्स आच्छादक नहीं है। अतः फलन एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, डायग्राम से क्लियर कर दो। एफ जेड से जेड है, जेड का मतलब क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, है ना। तो ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या तो धन ऋण सब में होंगी, क्यों? अब देखो हमने लिखा इसके लिए एक ही फलन के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिया, एक्स वन बराबर एक्स टू वन लिया, और जिस शर्त निकल के आई। अब यहाँ एक्स वन धन एक्स टू 0 हो सकता है, क्यों? क्योंकि अब x1 और x2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्यों?
तो पूर्णांक संख्या में तो धन ऋण दोनों आएंगी, मतलब तुम्हारा x1 का मान x2 भी हो सकता है और x1 का मान माइनस x2 भी हो सकता है। किसके लिए? पूर्णांक संख्या हो सकता है क्या नहीं? तो अगर x1 के दो मान आ गए हो, मतलब कहने का मतलब उत्तर एक ही है, उत्तर लेकिन अवयव अलग अलग है। अवयव अलग अलग है, इसका मतलब जो हो गया कि ये x1 और ये x2 है, और x1 और x2 दोनों कैसे एक ही अवयव से जुड़े हैं। क्यों भाई? x1 का भी सुनो, x1 और x2 मतलब x1, हाँ x1 और x2 धन के और ऋण के दो मान है, तो यहां पर उत्तर बराबर है। इसका मतलब ये दो मान कैसे जुड़े? एक ही मान से जुड़े दो मान, तो अतः फलन एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, एक एक ही नहीं है। ठीक है, इतना परिवर्तन आ गया। अब आच्छादक में देखें y बराबर x वर्ग, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्णांक संख्या में जे किससे जुड़ा होगा? ये किससे जुड़ा होगा? √2 से। √2 का वर्ग करेंगे 2, तो √2 तो पूर्णांक संख्या है नहीं है। इसका मतलब इसमें जो 2, 3 किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा, नहीं होगा ना? तो प्रतिबिंब नहीं होगा तो f(x) आच्छादक भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? अतः फलन ना तो एक एक ही है, ना एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो वो सही कर दो हाँ सर, हाँ सर वो बाय ग्रेड कर दो। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिखना पड़ेगा। बराबर करना बराबर। तीसरे भाग में उन्होंने क्या परिवर्तन कर दिया है? यहाँ रियल टू रियल कर दिया है, रियल टू रियल। अब देखो रियल टू रियल में क्या अंतर होगा। यहाँ लिख दो रियल, यहाँ लिख दो रियल, यहाँ लिख दो रियल। रियल माने वास्तविक संख्या। अब एक मिनट सुन लो ध्यान से, क्या अंतर आ जाएगा रियल। यहाँ पर जो संख्याएं होंगी धन की, ऋण की, बटे की, पर में, अपर में सब आ जाएंगी। ठीक है, तो अब अपन लेकिन तो जिस अर्थ तो वैसे भी होगी। अगर अपन इसको लेंगे तो x1 धन x2 बराबर 0 हो सकता है वास्तविक संख्या के लिए, क्योंकि इसमें तो धन ऋण सब चलेंगे। मतलब दो संख्याओं का योग 0 भी हो सकता है और दोनों संख्याओं का अंतर भी 0 हो सकता है। इसलिए x1 का मान फिर x2 के बराबर हो सकता है और x1 का मान फिर माइनस x2 के बराबर हो सकता है। इसका सेंस निकल के क्या आया? क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा, और 1 का वर्ग भी क्या होगा? है ना? तो दो अवयव एक अवयव से जुड़े जाएंगे, दो अवयव एक अवयव से जुड़े होंगे। इसका मतलब फलन क्या नहीं है? एक। आ गया समझ में? ठीक है। अब इधर आए आच्छादक देखने के लिए, तो आच्छादक के लिए भी इतना ही हल करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम देखेंगे, अब इसमें √2 भी होगी। √2 का वर्ग 2 मिल जाएगा, क्यों? ठीक है, लेकिन अगर ये वास्तविक से वास्तविक होगी, अब ध्यान से समझना इसमें, तुम ये तो देख रहे हो कि √2 का भी वर्ग मिल जाएगा, √3 का भी वर्ग मिल जाएगा, मिल जाएगा। मगर यहाँ पे ऋण की संख्याएं भी तो होंगी, ऋण 1, ऋण 2, तो ऋण 1 तो किसी का वर्ग नहीं होगा, ऋण 2 किसी का वर्ग नहीं होगा, नहीं होगा ना? मतलब इसमें ऋण 1 वर्ग मतलब ऋण 1 अवयव नहीं होगा, काय में? परिसर नहीं होगा ना? तो अपन कह सकते हैं कि इसका सह प्रांत बराबर नहीं होगा किसके? परिसर की। नहीं होगा ना? क्योंकि देखो सह प्रांत का मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या में तो धन, ऋण, वर्गमूल, पर में, अपर में सब संख्या आ जाएंगी। परिसर में केवल धन की संख्याएं आएंगी, वर्ग है ना, x वर्ग, तो फलन का मान हमेशा धनात्मक ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसके परिसर में सब क्या होंगी? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो तुम देखोगे कि सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं होगा, और सह प्रांत और परिसर जब भी बराबर नहीं हो तो क्या लिख दो? फलन आच्छादक नहीं है।
और फिर आखिरी में लिख देना क्या, अतः फलन न तो एक है और न ही आच्छादक है। बस एक की फलन की स्टार्टिंग क्या करते हैं बता, माना दो प्रतिबिंब बराबर है, किनके लिए, दो प्राकृत संख्या x1 x2 काय में नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो जी तो समझ में आ ही गया तुम्हें कि ये प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, 1 2 3 डॉट डॉट 1 2 3 डॉट। ठीक है, 1 की घात 3 का मान 1 ही होगा, क्यों, 2 की घात 3 का मान 8 होगा। तो यहाँ तो तुम्हें क्लियर ही दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी संख्या छूट गई है ना, मतलब 2 किसी से नहीं जुड़ेगा, मतलब ऐसी इसमें कोई संख्या नहीं है कि उसकी घात 3 करें कि वो 2 से जुड़ जाए, उसका उत्तर 2 नहीं है ना। तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है, और इसको सिद्ध कैसे करके बताएंगे वो देखो। fx1 माने क्या हो गया, x1 की घात 3, x2 की घात 3, x1 की घात 3 x2 की घात 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो, x1 माइनस x2 x1 वर्ग प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। ये सूत्र पता है तुम्हें, ए क्यू माइनस ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 का ए ऋण बी, ए वर्ग धन ए बी धन बी वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x1 माइनस x2 बराबर, मतलब दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो x1 माइनस x2 अगर 0 होगा कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्याओं के लिए, तो x1 बराबर आ गया x2, परंतु x1 वर्ग x1 x2 और x2 का वर्ग ये किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता, क्यों, इनमें सभी संख्याएं धन में है ना, तो धन की संख्याओं का योग तो 0 हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। x1 x2, तो केवल हमारे पास एक ही शर्त निकल के आई, x1 की घात 3 और x2 की घात 3, मतलब fx1 और fx2 बराबर जब ही होगा जब वो x1 और x2 बराबर ही हों, वो अलग अलग होंगे तो उनके अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे अलग अलग संख्या होंगी तो अलग अलग उत्तर मिलेंगे, तो एक ही संख्या होगी तो एक ही उत्तर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः फलन एक ही है, एक ही है भाई, एक ही तो शर्त निकल गई, जिस शर्त तो दूसरी शर्त तो फेल हो गई, दूसरी शर्त भी अगर सिद्ध हो जाती तो फिर वो एक ही नहीं होता। अब आता है इसका दूसरा भाग, आच्छादक। हाँ, ऑन टू, और इसकी भी अंग्रेजी लेते हैं 1 ठीक है। अब 1 मिनट, अभी तक सवालों को हल करते करते समझ में आ गया होगा कि एक ही तो ऐसे सिद्ध करते हैं। आच्छादक के लिए हमें तो क्या करते हैं बताओ, आच्छादक के लिए परिसर सह प्रांत के बराबर लाना पड़ता है। परिसर और सह प्रांत बराबर है तो आच्छादक होगा, और नहीं है तो नहीं होगा आच्छादक। ठीक है, तो अपन देखेंगे, माना fx बराबर क्या मान लो, y, तो ये हो गया y बराबर x की घात 3, तो x बराबर हो गया y की घात 1/3, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि y का घनमूल। तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि x 0 हो नहीं सकता, तो y केवल धनात्मक मान चलेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि तुम देख रहे हो कि प्राकृत संख्या में 0 तो है ही नहीं, है ना। मगर
यहां पर हम देख रहे हैं कि हर संख्या का घनमूल पूर्ण घनमूल होगा, उसी का उत्तर मिलेगा। जैसे यहां मैपिंग बना के देखते हैं, जे प्राकृत संख्या है, जे प्राकृत संख्या है, यहां से x चुना जाता है, तो एक का घनमूल क्या होगा, एक का घन क्या होगा, एक, दो का 8। तो तुम देख रहे हो कि बीच में इसका से दो किसी का घनमूल नहीं होगा, है ना, काय में नहीं होगा, ये इसकी रेंज में नहीं होगा, परिसर में, मतलब दो अवयव नहीं होगा इसका, परिसर का नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हो गया कि सह प्रांत में तो सब प्राकृत संख्या आ रही है, परिसर में ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी, दो नहीं आएंगी, तीन नहीं आएंगी, तो परिसर और प्रांत सह प्रांत बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रांत परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत के, क्यों, तो अतः क्या सिद्ध हो गया आया, फलन एक एक ही तो है, आच्छादक नहीं है, अतः फलन एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है।